चलो शुरू करते. Either if you want, you can write down the answers that is in the chat box in the Telegram group, या तो फिर आप orally भी कैमरा के मतलब आपकी स्क्रीन के सामने देख के जवाब दे सकते हो as you wish, but be involved in the revision process. Okay? चलो 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखे हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सबसे पहला कौन सा है? इंडेमनिटी. सो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वन पार्टी promises the other to save the other party from any losses that he might suffer. कितने पार्टीज होते हैं? 2. कौन से 2 पार्टीज होते हैं? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. कौन प्रॉमिस दे रहा है? इंडेमनीफायर. और किसे प्रॉमिस दिया जा रहा है? इंडेमनीफाइड. द प्रॉमिस इज टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस. बट लॉसेस होगा क्या ये जरूरी है? लॉसेस हो भी सकता है, लॉसेस ना भी हो सकता है, बट अगर लॉस हुआ then I will be making good the losses. So indemnity का contract is a classic example of a contingent contract, जहां पे performance of the contract is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. Act of God यहाँ पे covered नहीं है. So losses should happen either because of the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. Along with that, अगर लॉस हुआ है तो ही आई विल मेक गुड द लॉसेस. यहां पे प्राइमरी लायबिलिटी इंडेमनीफायर की होती है. 3 चीजें वो देगा टू द इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड को कभी कभार इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं. कौन सी 3 चीजें इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड को देता है? अमाउंट ऑफ लॉसेस, कॉस्ट ऑफ सूट एंड अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. वापस से बोलो तो, अमाउंट ऑफ लॉसेस, cost of suit and amount of compromise. Very good. इसके rights इसकी duties है और इसके rights इसकी duties है. So you may sue the other party in case of non-fulfillment of your duties. Yes or no, guys? Next type of special contract is the contract of guarantee. What is it? गारंटी. गारंटी में 3 पार्टीज होती है. कौन सी 3 पार्टीज? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में यू आर बेसिकली मेकिंग अ प्रॉमिस कि अगर डेटर परफॉर्म ना करे तो हम परफॉर्म करेंगे. प्रिंसिपल लायबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल, डेटर. किसकी लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? कौन गारंटी देता है? किससे गारंटी दे रहे हो? क्रेडिटर. और किसके बिहाफ पे गारंटी लेते हो? प्रिंसिपल, डेटर. अगर हमारा डेटर माइनर है तो भी क्या चलेगा? The contract will still be a valid contract. Along with that, my dear friends, guarantee contract जो है उसमें हमारे श्योरिटी की liability is co-extensive. क्या शब्द बोला तो? Co-extensive with that of the principal debtor. जितना पैसा इसको इसे देना है उतना ही पैसा ये भी इसे देगा. ये वो इसे उसे कुछ समझ में आ रहा है? जैसे इसने डिफॉल्ट किया ऑटोमेटिकली इसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी. ना ही क्रेडिटर को डेटर को स्यू करने की जरूरत है, ना ही क्रेडिटर को श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत है. यस और नो गाइस? दिस गारंटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गारंटी? Specific guarantee and a continuing guarantee. Specific guarantee is a guarantee which is given for a single transaction, whereas a continuing guarantee is a guarantee which is given for a series of transaction. Continuing guarantee can be revoked but only for future transactions. For the past transactions, the surety continues to remain liable. Yes or no, guys? गारंटर अगर चाहे अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकता है अप टू अ
certain amount up to a particular period of time or both time as well as amount. क्या एक से ज्यादा श्योरिटीज हो सकते हैं? टुगेदर दे आर नोन एज को श्योरिटीज. और को श्योरिटीज की लाइबिलिटी कैसे होती है? जॉइंट एंड सेवरल. कॉन्ट्रैक्ट अगर साइलेंट है उनकी लाइबिलिटी किस प्रोपोर्शन में होगी? इन एन इक्वल प्रोपोर्शन. क्या बात है, वेरी गुड. अब इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंशिएशन आपने मुझे बताना है. यहां पे इंडेमनिटी है, यहां पे गारंटी है. बताओ कितने पार्टीज है? दो पार्टीज के नाम बताओ. इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर. यहां पे प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर्स. यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट गारंटी के एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट है. किसके किसके बीच में? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. क्रेडिटर श्योरिटी. क्या बात है, श्योरिटी डेटर. वेरी गुड. इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है, बट श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है. इंडेमनिटी का पर्पस रीइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस है, और गारंटी का पर्पस जो है दैट इज सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर. यस और नो गाइस? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ऑल द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर डेटर माइनर है तो भी चलेगा. यस और नो गाइस? वेरी गुड. अच्छा, आई डोंट नो. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं क्या पूछ रही थी? मैंने कुछ पूछा. हाँ, इंडेमनिटी में लाइबिलिटी जो है इज कॉन्टिंजेंट इन नेचर, बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी इज एग्जिस्टिंग इन नेचर. या तो डेटर पैसे देगा या तो श्योरिटी देगा, बट दोनों में से किसी को तो पैसे देने ही है. यस और नो गाइस? नेक्स्ट, श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज होना मतलब द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी कम्स टू एन एंड. 3 केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज होता है. 3 मेन हेडिंग्स है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं. सबसे पहले बाय रेवोकेशन, जो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था. देखो, स्पेसिफिक गारंटी अगर आपने ली है, जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है रेवोकेशन पॉसिबल है. एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, खत्म है बात, अब रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है. बट कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड, बट ओनली for the past transaction, surety continues to remain liable. Yes or no, guys? Very good. Along with that, sometimes death also acts as an automatic revocation. Surety की जैसे ही डेथ हो जाती है, the contract will come to an end, but only for future transaction. पास्ट ट्रांजैक्शन में श्योरिटी ऑलरेडी गारंटर बन चुका है, बट अगर डेटर डिफॉल्ट करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को डरने की जरूरत नहीं है. वो अपने जेब से पैसे डालेंगे क्या? जो हमारा श्योरिटी है उसकी एस्टेट से उनको पैसा देना पड़ेगा. नोवेशन आप ऑलरेडी जानते हो, टू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो पुराने श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी. सेकेंड, the surety can also be discharged because of the conduct of the creditor. conduct मतलब उसकी हरकत, कुछ तो हरकत उसने की है. क्या हरकत कर सकता है? 1, क्रेडिटर डेटर के साथ मिलके टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरिएट कर सकता है. तो जब आपने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ एक थे. आज गारंटी लेने के बाद आप यही टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरिएट कर रहे हो, विच वी विल नॉट अलाउ. जिस दिन वेरिएशन हुआ है उस दिन के बाद से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. उस दिन के बाद से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. यस और नो गाइस? बट उसके पहले के ट्रांजैक्शन के लिए क्या श्योरिटी अभी भी लायबल है? नेक्स्ट, क्या क्या है एक्सेप्शन?
हाँ, अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दिया तो श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा ना। अरे लायबिलिटी और श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेट। इसकी लायबिलिटी नहीं है तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब देखो ये आपने यहां पे क्या किया है, अच्छे से अभी सुनना। हाँ, डेटर और क्रेडिटर ने आपस में डिसाइड किया है, किसने, डेटर और क्रेडिट, कि क्रेडिट पीरियड के समय को हम एक्सटेंड करेंगे। क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? हाँ, तब श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। बट अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस करता है रिलेटिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे और 2 पॉइंट्स है। अगर क्रेडिटर ने राइट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर को वेव ऑफ कर दिया है, तब श्योरिटी डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसकी पोजीशन इंपेयर हो गई है। बट मियर फॉरबिनेंस, कुछ याद है या नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, दैट इज द श्योरिटी विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। क्रेडिटर का राइट था, अगर वो चाहे वो स्यू करे, ना चाहे तो ना करे। सो ही डिसाइडेड नॉट टू एक्सरसाइज द राइट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। उसका राइट है, उसकी चॉइस, उसकी मर्जी, उसका मन, उसने स्यू नहीं किया। आप तो कर सकते हो ना, तो आपकी लायबिलिटी रहेगी, आप डिस्चार्ज नहीं होगे। हाँ है ना, वंडरफुल। ओके, क्रेडिटर ने ऐसी कोई हरकत की जिसके वजह से श्योरिटी की पोजीशन कमजोर हो गई, जैसे कि हमने गारंटी के साथ साथ क्रेडिटर को कुछ स्टॉक भी दिया था एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, वो स्टॉक उससे खो गया तो उतने अमाउंट के लिए हमारा श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। और तीसरा और लास्ट हिस्सा था जो कहता था अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे आपने श्योरिटी को कुछ झूठी बातें बोलकर उसका कंसेंट लिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन, या तो आपने कुछ मटेरियल फैक्ट को कंसील किया, छुपाया है, मतलब आपके इरादे नेक नहीं है और सच छुपाकर आपने श्योरिटी का कंसेंट लिया है। कल जाके श्योरिटी को सच्चाई के बारे में पता चला, ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड समटाइम्स याद कीजिए अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना, अक्षय कहता है जब तक ट्विंकल नहीं आएगी तब तक मैं भी गारंटी नहीं लूंगा। अगर ट्विंकल ने हाँ कहा गारंटी के लिए, क्या बात है, टुगेदर दे विल बी नोन एज को-श्योरिटीज। बट अगर ट्विंकल मना कर देती है, नन ऑफ देम विल एक्ट एज द गारंटर्स। हाँ, मतलब श्योरिटीज। यस और नो गाइस? Next, and I think this is the last concept of guarantee, rights of a surety. एक बार वर्चुअल बच्चों की चैट्स देख लेती हूँ। हाँ बराबर, मीका और राखी याद है मेहुल आपको, अक्षय ट्विंकल याद नहीं है? ओके, वंडरफुल। यस, राइट्स ऑफ श्योरिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल अर्लियर। राइट्स कब अराइज होती है? जब आप आपकी ड्यूटीज पूरी करते हो। और श्योरिटी की ड्यूटी कब अराइज होगी? जब डेटर ने डिफॉल्ट किया तो उसके वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, और जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है उसको उसके राइट्स भी मिल जाते हैं अगेंस्ट 3 persons, 1 प्रिंसिपल डेटर, creditor and co-sureties. The first bunch is the rights against the principal debtor. First right is the right of subrogation. Subrogation मतलब to step into the shoes of some other person. क्या है बोलो तो? To step into the shoes of some other person. अगर डेटर डिफॉल्ट करता है, क्रेडिटर डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा दे रहा है, जैसे ही उसने क्रेडिटर को पैसा दे दिया हमारा श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, नॉट किसी का डेटर, मैंने जवाब सुना, विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। जहां क्रेडिटर डेटर से पैसे ले सकता था
अब श्योरिटी ये पैसा डेटर से ले सकता है, उसी को कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन. श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर. Implied promise to indemnify the surety. This is also a kind of a quasi contract. अगर श्योरिटी किसी और की बिहाफ का पैसा क्रेडिटर को दे रहा है, जिसके बिहाफ पे उसने पैसा दिया है, अब उसकी ड्यूटी बन जाएगी, मतलब श्योरिटी को राइट मिल जाएगा उससे वो पैसा लेने का. हाँ, ओ माय गॉड, मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई विल नॉट बी एबल टू चैट विथ यू. आई एम सो सॉरी. दे दो. आ जाओ जल्दी आओ. आ जाओ का क्या मतलब होता है? ओके, नेक्स्ट सुनो ना मेरी बात. अगर हमारे श्योरिटी ने डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा दिया है, अब impliedly श्योरिटी विल गेट अ राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. यस और नो गाइस? श्योरिटी को कुछ राइट्स क्रेडिटर के अगेंस्ट भी मिलते हैं. सबसे पहले, अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को कुछ सिक्योरिटीज दी है, तब वो सिक्योरिटीज भी वो क्रेडिटर से डिमांड कर सकता है. राइट ऑफ सेट ऑफ, जैसे आपको मुझे 10,000 देने हैं, मैंने आपको 7,000 रुपए देने हैं, तो आप मुझे 10,000 दोगे, मैं आपको 7,000 दूंगी. उसके बदले अगर आप डायरेक्टली मुझे 3,000 रुपए दे देते हो तो भी क्या चलेगा? तो यहां पे अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को कुछ पैसे देने थे, हम सेट ऑफ करके बैलेंस अमाउंट क्रेडिटर को दे सकते हैं. एंड ऑब्वियसली राइट टू शेयर द रिडक्शन. कल जाके अगर डेटर इनसॉल्वेंट हो गया, व्हाटएवर पैसे इन रुपीज रिकवरेबल, वो तो पैसा डेटर देगा, सिर्फ बाकी का अमाउंट जो है वो हमें देने के लिए लायबल ट्रीट करेगा. हम इंसिस्ट कर सकते हैं डेटर को वो अमाउंट देने के लिए, एंड वी विल ओनली पे द बैलेंसिंग अमाउंट. सो डेटर क्रेडिटर को जितना पैसे इन रुपी रिकवरेबल हो सकता है उतना दे देगा, और प्रोपोर्शनेटली हम वो शेयर को रिड्यूस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमारे क्रेडिटर को देंगे. राइट अगेंस्ट अदर को-श्योरिटीज. द फर्स्ट राइट अगेंस्ट अदर को-श्योरिटीज इज टू कंट्रीब्यूट इक्वली. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, दिस विल ओनली हैपन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कुछ प्रोपोर्शन मेंशन करता है, विल यू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट? Only if your contract is silent, then you will refer the act, and the act says co-sureties will contribute in an equal proportion. Very good. Liability of co-surety is bound in different sums. So यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इंडिविजुअल श्योरिटीज की लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हो और उसको लिमिट भी कर सकते हो, और उसी के हिसाब से they will be bound to pay. Yes or no guys? So this was all about the special contract of guarantee. अब तीसरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ओके, सो बेलमेंट में क्या हो रहा है? वन पर्सन इज delivering his goods to another person for a specified purpose, and as soon as the purpose is over, the goods are returned back to the original owner. Yes or no guys? इसी बेलमेंट में दो पार्टीज होती है. कौन सी है दो पार्टीज? बेलर एंड बेल. कौन गुड्स का ओनर है? कौन गुड्स का पोजेसर है? क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या डिलीवरी होना जरूरी है? डिलीवरी के 3 मोड्स बताओ. एक्चुअल, सिंबॉलिक, गुड्स का क्या मतलब होता है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैट
actionable claim and money. Yes or no guys? And last point says कि purpose होना जरूरी है. क्या purpose कुछ भी हो सकता है? Can it be modification, repairs, servicing, storage, transportation? और जैसे ही purpose complete हो गया, क्या goods को return करना जरूरी है? No goods, no bill, no delivery, no purpose. अच्छा, अगर आपका बेलमेंट का पर्पस सिक्योरिटी है, उसको क्या कहोगे? प्लेज. मॉर्गेज नहीं रे, उसको क्या कहोगे? मॉर्गेज के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, प्लेज के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. यस और नो गाइस? बेलमेंट दो टाइप्स का हो सकता है. कौन से है ये दो टाइप्स? बोलो. ग्रेचुटस एंड नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट. कहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. सो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी क्या बेलमेंट वैलिड है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्यूटीज ऑफ द बेलर. क्या देख रहे हैं? Duties of the first duty of the bailor is to disclose the faults in the goods bailed. अब वो डिपेंड करता है ग्रेचुटस है या नॉन ग्रेचुटस है. ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में यू नीड टू डिस्क्लोज द फॉल्स known, the false known, and non-gratuitous bailment में you need to disclose the fault known as well as unknown. So it is a responsibility cast on you. Even if you are not aware about the faults, you will be liable in case of a non-gratuitous bailment. Yes or no, guys? कौन सा है वो एक्सपेंस, कौन सा है वो एक्सपेंस जो बेली बेयर करता है? नॉन ग्रेचुइटस ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. मैंने कहा है बेली कौन बेयर करता है? बेली कौन सा एक्सपेंस बेयर करता है? नॉन ग्रेचुइटस ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. बाकी तीनों भी एक्सपेंसेस बेयर करने की जिम्मेदारी बेलर की है. किसकी है? बेलर की. सो बेसिकली अगर मुझे ग्रेचुइटस बेलमेंट के बारे में पूछा जाता है, बोथ ordinary as well as extraordinary expenses will be borne by the bailor. और non-gratuitous bailment में only the extraordinary expenses will be borne by the bailor. Very good, Vineet. अच्छा, bailor's responsibility to the bailee in case of defective title. bailor है ही नहीं, BMW चोरी की है, तब अगर आप हमारे लिए केस फाइट करते हो और आपको खर्चा लगा है, क्या आप ये खर्चा हमसे रिकवर कर सकते हो? और अगर बेलमेंट ग्रेचुइटस बेलमेंट है for a fixed period of time and there is a premature termination of the bailment, अगर बेली ने कुछ खर्चा उठाया है तो proportionate खर्चा आपको उसको reimburse करके देना पड़ेगा. Yes or no, guys? So these were the duties of the bailor. Next, duties of the bailee. सबसे सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द बेली इज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. अपना ही समझ के गुड्स का ख्याल रखना होगा. अगर आप नेग्लिजेंटली बिहेव करते हो जिसके वजह से बेलर के गुड्स को नुकसान हो जाता है, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर. याद है वो आंटी जी वाला एग्जाम्पल, ऑर्नामेंट्स? क्या तुम्हें याद है? हाँ है ना? बैंक लॉकर में रख दिया था वो भी था. और एक था आंटी जी का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसे ही रिसेप्शन पे रख देता है ज्वेलरी को और ज्वेलरी खो जाती है. तो क्या आप आपकी ज्वेलरी ऐसे रिसेप्शन पे रखोगे जहां हजारों लोग दिन भर में आ रहे हैं जा रहे हैं? नो नो. नेक्स्ट, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द, जो पर्पस के लिए आपने गुड्स को बेल किया है क्या उसी पर्पस के लिए गुड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? You should not make inconsistent use of the goods.
कल जाके अगर देर इज एन इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, मैंने आपको गाड़ी दी थी शादी के लिए, आपने बैचलरेट पार्टी के लिए उसको इस्तेमाल किया, जिसके वजह से गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, बेलर और बेली? बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल। इवन इफ द रीजन इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बेली, इट्स एक्सीडेंटल और एक्ट ऑफ गॉड, स्टिल बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली इनकंसिस्टेंट यूज अगर होता है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द, अगर हम चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी ट्रीट कर सकते हैं, और मैं अलाउ कर सकती हूं बैचलरेट पार्टी के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए। अरे हाँ है ना? द बेली कैन नॉट मिक्स, साक्षी, his own goods with the goods of the baler। अगर मिक्सिंग हुआ है और बेलर के कंसेंट से हुआ है, both will have proportionate interest, both will have proportionate। बट अगर बेलर ने कंसेंट नहीं दिया है और आपने गुड्स को मिक्स कर दिया है और गुड्स सेपरेबल है, आप बेली से क्या लोगे? सेपरेशन चार्ज। और अगर गुड्स सेपरेबल नहीं है, आप उससे लोगे कॉम्पेंसेशन। वेरी गुड। अगर गुड्स में कुछ अक्रीशन होता है, यू हैव टू रिटर्न द ओरिजिनल गुड्स एज वेल एज द अक्रीशन इन द गुड्स। जैसे ही पर्पस कंप्लीट हुआ या जैसे ही समय खत्म हो गया, क्या आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी टू रिटर्न द गुड्स एज सून एज द पर्पस इज ओवर? एज सून एज द पर्पस इज ओवर, हाँ या ना? अगर पर्पस कंप्लीट होने के बाद या समय खत्म होने के बावजूद आप गुड्स को रिटर्न नहीं करते हो, द गुड्स विल लाई एट द रिस्क ऑफ द बिल। और साथ साथ में गुड्स को अगर कुछ नुकसान हो गया, इवन इफ इट वाज एक्सीडेंटल और एक्ट ऑफ गॉड, द बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, बेली कैनॉट से दैट दीज गुड्स आर हिज गुड्स। वो गुड्स बेलर के थे, है और रहेंगे। बेली वॉज ओनली द पोजेसर ऑफ द गुड्स। वेरी गुड। राइट्स ऑफ द बेलर। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? राइट्स ऑफ द बेलर। आस्था प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, आप थोड़ा सा ऐसे ही बैठिए, आप बार बार आ रहे हो कैमरा के बीच में, ठीक है? किसकी राइट्स देख रहे हैं हम लोग? बेलर। सबसे पहला राइट ऑफ द बेलर इज टू टर्मिनेट द बिल। उसकी इच्छा थी, उसने अपने गुड्स दिए, आज उसकी इच्छा नहीं है, वो अपने गुड्स वापस से ले सकता है। अच्छा, अगर ग्रेच्युटस बेलमेंट है, कुछ समय के लिए गुड्स दिया गया है, तब भी आप समय के पहले क्या अपने गुड्स वापस लेके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो? हाँ, उसमें हमने एक ड्यूटी देखी थी कि आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, बट आपके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का। इफ देर इज अ पर्सन जो गुड्स के साथ कुछ गलत कर रहा है, what you can do is you can sue that other person। in fact आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट में जा सकते हो और उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। सबसे पहला अधिकार बेलर का होता है इन गुड्स पे, क्योंकि वो ओनर है। बट आफ्टर द बेलर जिसका अधिकार इन गुड्स पे होता है वो बेली होता है। तो कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर गुड्स के साथ कुछ गलत कर रहा है, आप एज अ बेली, क्योंकि आपको हमने जिम्मेदारी दी है गुड्स का ख्याल रखने के लिए, अगर एक साइड पे हम आपको गुड्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे रहे, दूसरी साइड पे हमने आपको ऑथोरिटी दी है, कल जाके कोई भी गुड्स के साथ गलत कर रहा है, आप उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यस और नो गाइस? अगर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग हुआ है तो क्या आप कॉम्पेंसेशन या सेपरेशन चार्जेस डिमांड कर सकते हो? नेक्स्ट, राइट्स ऑफ बेली।
Bailey has the right to deliver the goods to any one of the joint bailers. अगर एक से ज्यादा बेलर है, कोई भी जॉइंट बेलर को आप गुड्स की डिलीवरी दे सकते हो. आ जाओ. The next right of the bailey is to indemnify, to get indemnified from the bailor in case of defective title. वहां पे ड्यूटी थी बेलर की, यहां पे हम देख रहे हैं राइट है बेली की. तो अगर BMW हमारी है ही नहीं, आपका राइट है हमसे कॉम्पेंसेशन मांगने का, हमारी ड्यूटी है आपको कॉम्पेंसेशन देने का. अगर गुड्स फॉल्टी है, वहां पे आपने ड्यूटी देखी थी कि अगर उस चीज की वजह से बेली को नुकसान हुआ है, बेलर की ड्यूटी है टू गिव कॉम्पेंसेशन टू द बेली. यहां पे आप देख रहे बेली का राइट है बेलर से कॉम्पेंसेशन मांगने का. अगला जो बेली का राइट है, हमने देखा था बेलर को 3 एक्सपेंसेस देने होते हैं. बेलर को 3 एक्सपेंसेस देने होते हैं. बेली ये 3 एक्सपेंसेस की भरपाई बेलर से ले सकता है. हाँ, उसकी ड्यूटी बेलर की आर द राइट्स ऑफ द बेली. अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड टू द टाइटल ऑफ द गुड्स. अब भी जस्ट मैंने पढ़ाया है, कोई पर्सन आ रहा है और कह रहा है मैं इन गुड्स का ऑनर हूं. आप किसी को भी गुड्स की डिलीवरी नहीं दोगे, ना ही बेलर को, ना ही ये व्यक्ति को जो गुड्स को बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं ओनर हूं. आप डायरेक्टली कोर्ट में जाओगे, कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसी को आप फॉलो करोगे और उसी को गुड्स की डिलीवरी दोगे. एंड अलोंग विद दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट एवरी बेली हैज, एंड दैट इज अ राइट ऑफ लीन. व्हाट डू यू मीन बाय द राइट ऑफ लीन? To retain the possession in the goods till the time a debt due has been paid. This lien can be of 2 types: general lien, particular lien. कौन सा lien ज्यादा पावरफुल है? General lien. Particular lien can be exercised only on those goods on which the debt has not been paid. Yes or no, guys? Yes. बेलमेंट कब कब टर्मिनेट हो सकता है? जैसे ही समय खत्म हो गया टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ही पर्पस खत्म हो गया टर्मिनेट हो गया. नोटिस देने से भी इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, आप लोग जानते हो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है? वॉइडेबल, एबल टू बी वॉइड. हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं. ग्रेचुइटीज बेलमेंट है, कुछ समय के लिए, हम समय के पहले नोटिस देके बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं. ग्रेचुइटीज बेलमेंट के केस में डेथ विल एक्ट एज अ टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट. और जो सब्जेक्ट मैटर था उन गुड्स का ही डिस्ट्रक्शन हो गया, वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो बेलमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा. यस और नो गाइस? क्या फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का ओनर बन जाता है? Finder of lost goods acts like a bailey for the goods. Acts like the bailey for the goods. Yes or no, guys? Yes. अच्छा, as a bailey, पहली बात तो आपकी जिम्मेदारी है to find a true owner. ओके अच्छा, एक साइड पे जहां हमने आपको ऑब्लिगेशन दिया है टू फाइंड द ट्रू ओनर, दूसरे साइड पे हमने आपको राइट भी दिया है ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए. जो भी खर्चा आपको लगा, ये खर्चा आप ओनर से रिकवर कर सकते हो. अच्छा, यूजुअली जनरल रूल कहता है द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन नॉट सेल द गुड्स फाउंड, but in case of perishable goods, in case
आपने गुड्स की वैल्यू का 2/3 से ज्यादा ऑलरेडी एक्सपेंड कर दिया है टू फाइंड द ट्रू ओनर, और फिर भी वो गुमशुदा ये है, तो भी आप गुड्स को सेल कर सकते हो। क्या हुआ? perishing and the goods are perishing, perishable in nature, that time also goods can be sold. Yes or no, guys? Yes, ma'am. So this was all about the third type of special contract, and that is contract of next contract of pledge. क्या pledge भी bailment का टाइप है? बट यहाँ पे पर्पस सिक्योरिटी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो पार्टीज होती है, पॉनर एंड पॉनी। कौन गुड्स का ओनर है, कौन गुड्स का पोजेसर है? क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या डिलीवरी होना जरूरी है? क्या पर्पस होना जरूरी है? पर्पस सिक्योरिटी होना जरूरी है, और पर्पस होते से क्या गुड्स को लौटाना जरूरी है। क्या हमारा प्लेज हमेशा नॉन ग्रेचुइटस ही होगा इन नेचर? यस और नो गाइस? Can you all tell me the differentiation between bailment and pledge? बेलमेंट में दो पार्टीज के नाम बोलो, बेलर एंड बेली। प्लेज में बेलमेंट का पर्पस क्या कुछ भी हो सकता है, प्लेज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी होगा। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो। प्लेज के केस में कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। बेलमेंट में यूज हो सकता है ऑफ द गुड्स बेल, बट प्लेज के केस में गुड्स प्लेज कैन नेवर बी यूज्ड बाय द पॉनी। अच्छा, प्लेजी। यस और नो गाइस? हाँ, सर्टेन केसेस में प्लेजी कैन सेल द गुड्स प्लेज्ड, बट बेली गुड्स को बेच नहीं सकता। वेरी गुड, क्या बात है, वंडरफुल। ड्यूटीज और राइट्स देखते हैं अभी। राइट्स ऑफ द पॉनी, राइट्स ऑफ द प्लेजी। प्लेजी मेरे एग्जाम्पल में बैंकर था, याद है? आप बैंक के पास लोन लेने गए थे। 1, he can retain the goods। एक पीपीटी में आपको बताती हूँ, उसी से हम लोग रिवाइज करते हैं। लास्ट दिन है, अच्छे से पढ़ लो। अरे तो बच्चे चले गए ना, क्या 8-10 बच्चों में? बजट भी बच जाएगा आपका। हो गया ना चाय समोसा। कितनी बार चाय समोसा मांगोगे? मैं ही थक गई चाय समोसा दे दे के। सोच आगे नहीं बढ़ रही, सोच आगे। हाँ ना, किसके लिए सच ना आपको? हम तो ऐसे आएंगे, कुछ है आ रहा है अभी वैलेंटाइंस डे, तो आप तो जाएंगे सर के साथ। तो शादी हो गया ना। चलो आ जाओ। अच्छा देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, 4 चीजें हैं जो हमारा पॉनी पॉनर से रिकवर कर सकता है। कौन सी 4 चीजें हैं? प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, देयर ऑन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। लीन का जो राइट है आपको 3 चीजों के लिए मिलता है। कौन सी 3 चीजें हैं? इंटरेस्ट, देयर ऑन एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए यू कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, बट यू कैन sue the पॉनर। यस और नो गाइस? पक्का? अच्छा, वैसे तो अगर आपको गुड्स प्लेज को बेचना है, आप डायरेक्टली गुड्स प्लेज को बेच नहीं सकते। फर्स्ट यू विल हैव टू सेंड अ नोटिस, और नोटिस में कुछ समय देना होगा
उस समय में अगर हमारे पॉनर ने रीपे कर दिया क्या बात है, बट अगर पॉनर पैसे रीपे नहीं करता है, नाउ यू कैन सेल द गुड्स प्लेज्ड। बेचने के बाद भी हो सकता है सरप्लस हुआ है, हो सकता है सरप्लस, मतलब सेल प्रोसीड्स आर ग्रेटर देन द अमाउंट ड्यू। तो अब इसको कहते हैं सरप्लस। तब आपकी ड्यूटी बन जाएगी टू रिटर्न द सरप्लस टू द पॉनर। बट ऐसा भी हो सकता है दैट देयर इज अ डेफिसिट वेयर द सेल प्रोसीड्स आर लेसर देन द अमाउंट ड्यू। उस केस में जो भी डेफिसिट हुआ है, इट इज अ राइट टू रिकवर द डेफिसिट फ्रॉम द पॉनर। वेरी गुड। जैसे ही सारे की सारे ड्यूज हमारा पॉनर पॉनी को दे देता है, क्या वो अपने गुड्स वापस से अपने पास ले सकता है? अरे आए ना, हमारा पॉनी बेली जैसा है, तो जो बेली की ड्यूटीज है क्या पॉनी की भी ड्यूटीज है? पॉनी हैज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ही कैन नॉट मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। अलॉन्ग विद दैट, सर का मैसेज आया, लेट्स स्टार्ट लॉ एट 6 PM टुडे। ओके, सॉरी, अभी कुछ बड़ा ये बोल दिया 400 मार्क्स मांग रहा है क्या? ऐसे ऐसे रहेगा बड़ा 800 मिलते हैं, 700 तो मार्क्स में जो मिल रहे होते ना 650 हाईएस्ट तक का। अच्छा, मैं इससे मैसेज करूंगी तो तुम्हारे नाम से मैसेज जाएगा ना? एक मिनट रुको। देखेंगे कौन मैसेज कर रहा है, ऐसे कौन बात कर रहा है। हो गया? वो गया, आशुतोष गया ना, वो पुराना आशुतोष है ना, गया वो। अच्छा, चलो अगला पॉइंट। हाँ ना, लिंक टूट जाती है ऐसे। ओके, लिसन नाउ, it is the duty of the pawnee to not mix his goods with the goods of the pawner। अगर कुछ गुड्स में अक्रीशन होता है तो ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ आपको अक्रीशन भी लौटाना पड़ेगा, है ना? वैसी ड्यूटीज ऑफ द पॉनर इज इक्वलेंट टू द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। गुड्स में अगर कुछ फॉल्ट है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे, डिफेक्टिव टाइटल है तो उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? तो यही सारी चीजें सेम टू सेम है। एक पॉइंट है यहां पे जो कहता है समटाइम्स अ प्लेज बाय अ नॉन ओनर इज ऑल्सो वैलिड। आप गुड्स के ओनर नहीं हो फिर भी प्लेज इज अ वैलिड प्लेज। सबसे पहला पॉइंट जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू अ मर्केंटाइल एज। अब तो हम जानते हैं, आपका एजेंसी भी हो चुका है, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल। तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये काम एजेंट ने किया ही नहीं है, प्रिंसिपल ने किया है, और गुड्स का ओनर तो प्रिंसिपल ही है ना। तो प्रिंसिपल तो अपने खुद के गुड्स तो प्लेज कर ही सकता है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में डाला है और कहा है इवन इफ अ मर्केंटाइल एजेंट प्लेजेस द गुड्स इट विल बी अ वैलिड प्लेज, इट विल बी अ वैलिड प्लेज। यस और नो गाइस? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको कोई गुड्स का पोजेशन मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एबल टू बी, बट इट विल बिकम वॉइड ओनली इफ यू रिसाइन। इफ यू कीप योर माउथ शट इट विल रिमेन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे अब इस केस में आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ही नहीं किया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? अरे बोलो ना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में माय डियर फ्रेंड्स
उस केस में बोलो ना, उस केस में क्या होगा? पर्सन जिसके पास गुड्स का पोजेशन है वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है. अ पर्सन हु हैज लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स, तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को एक मोबाइल फोन रास्ते पे मिल गया और यही मोबाइल फोन को वो रिपेयर करता है, तो जो रिपेयर का खर्चा है उतना इंटरेस्ट उसका है इन द गुड्स, उतने हद तक के लिए वो गुड्स को प्लेज कर सकता है. को-ओनर, व्हाट डू यू मीन बाय को-ओनर? एक ही गुड्स के अगर एक से ज्यादा ओनर है, टुगेदर दे आर नोन एज. सपोज अगर ऐसा हुआ है, सपोज अगर ऐसा हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल दैट देयर इज अ कंप्यूटर और यही कंप्यूटर के ओनर सर और मैं दोनों भी हैं. अकेले मैं इसको ओन नहीं करती हूं और ना ही अकेले सर इसको ओन करते हैं, थोड़ा हिस्सा मेरा है और थोड़ा सर का है. बट अगर मैं इसको प्लेज कर देती हूं, द प्लेज विल बी अ वैलिड प्लेज. अब देखो, आई एम द ओनर फॉर ओनली हाफ ऑफ दिस वैल्यू, बट आई कैन स्टिल प्लेज द कंप्लीट कंप्यूटर एंड दिस प्लेज विल बी अ वैलिड प्लेज. आप लोग जानते हो सेल और पोजेशन का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है. हो सकता है गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बट पोजेशन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है. सेलर ने ऑलरेडी गुड्स का ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर, बट अभी तक सेलर के पास उन गुड्स का पोजेशन है. वो गुड्स को वो प्लेज कर सकता है. जो बायर था उसको सिमिलर गुड क्वांटिटी ब्रांड के गुड्स दे सकता है, तो ये प्लेज विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड प्लेज. हाँ बोलो ना. जो आपका सर वाला एग्जांपल अगर आपने डिफॉल्ट किया और फिर वो डिफॉल्ट इन व्हाट? रीपेमेंट Okay. जो प्लेजिंग था उसको वो कंप्यूटर सेल करना पड़ गया, तो सर का कोई राइट रहेगा आपके ऊपर? तो मुझे पैसे मिले, मतलब जो भी सरप्लस रहेगा वो मुझे मिलेगा एंड देन सर कैन रिकवर द अमाउंट व्हाट ही ओन्ड इन द कंप्यूटर. सरप्लस नहीं मिला तो सरप्लस तो मुझे मिलेगा बट ये पीसी की जो वैल्यू है वो बेची गई, तो सर को पीसी के वैल्यू का आधा मिलेगा. सिर्फ सरप्लस क्यों मिलेगा? प्लस पीसी के वैल्यू का. तो आपको इवेंचुअली वो पे करना ही पड़ेगा. ऑफ कोर्स यस. लास्ट टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. आप लोग जानते हो एजेंसी में कितने पार्टीज होती है? अरे बोलो ना. कौन कौन है? 2 पार्टीज, प्रिंसिपल एंड एजेंट. कौन किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. हु इज रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, क्या एजेंट माइनर हो सकता है? बट प्रिंसिपल शुड बी कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाइल क्रिएटिंग एन एजेंसी देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, बट आप लोग जानते हो लेटर ऑन कंसिडरेशन फ्लोज from the principal to the agent in the form of and from the agent to the principal in the form of services being rented. Can only a competent person employ an agent? अरे बोलो ना. बट एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट. बट अगर आपने माइनर को एजेंट की तरह अपॉइंट किया, कल जाके वो अपनी ऑथोरिटी एक्सीड करता है, क्या आप उसको लायबल ट्रीट कर सकते हो? यू विल नॉट बी able to treat him liable. Agency can be created by various modes. The first mode of creating an agency is express mode. तो हमने कहा है या तो हमने लिखा है कि आप मेरे एजेंट, मैं आपकी प्रिंसिपल, तब अब शक का तो कुछ सवाल ही नहीं है. थिंग्स आर ऑलरेडी बीन एक्सप्रेस्ड, बट समटाइम्स वी डू नॉट एक्सप्रेस, थिंग्स आर इंप्लाइड बाय योर कंडक्ट. आपके बिहेवियर की वजह से, आपके एक्ट की वजह से वी कम टू द कंक्लूजन दैट यू ऑल हैव एंटर्ड इनटू एन एजेंसी. समटाइम्स सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी और के बिहाफ पे एक्ट
करना जरूरी है. You are not in a position to contact the owner of the goods and you behave in a prudent manner in order to save the owner of the goods from the losses. इस situation में you will be considered as an agent by necessity. You will be considered as an agent by necessity. And आपकी एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी बाउंड. यस. एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट. प्रीवियस ओकेजन में यू एक्टेड एज एन एजेंट. नाउ यू आर नॉट एन एजेंट बट थर्ड पार्टी बिलीव दैट यू आर एन एजेंट. And last is agency by ratification. To ratify means to give. रियलिटी में तो आप एजेंट हो भी नहीं, आपने प्रिटेंड किया है टू बी एन एजेंट और काम करने के बाद यू आर सीकिंग फॉर अप्रूवल. अगर हम अप्रूवल देते हैं यू विल बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट बाय ratification and now the principal will be liable. But ratification के वक्त there are certain things that you have to keep in mind. जैसे कि ratification has to be expressed or it has to be implied. पूरा नॉलेज देने के बाद ही आप रैटिफिकेशन कर सकते हो. Along with that, ratification can only happen in toto. Partial ratification is not possible. ऐसी कोई एक्ट जिससे कोई थर्ड पार्टी को इंजरी हुई है, ऐसा रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. रैटिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी. यस और नो गाइस? ये तो हम लोग जानते हैं. कोई भी एक्ट जो एजेंट ने किया है बीइंग विद इन हिज कैपेसिटी विल बाउंड द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टी. यस और नो गाइस? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में और इमरजेंसी वाली सिचुएशन में अगर आपने कोई भी एक्ट की है ताकि प्रिंसिपल को आप लॉसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हो तो वो एक्ट्स भी प्रिंसिपल को बाइंड करेगी. यस और नो गाइस? अब एजेंट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी. याद है मैंने पीपीटी बताया था एजेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट. एन एजेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ स्पेशल एजेंट. उसका पावर कैसा होता है? लिमिटेड होता है. ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. ऐसा कोई एजेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस इज नोन एज अ जनरल एजेंट. और हर वो कोई काम जो प्रिंसिपल कर सकता है वो ये एजेंट भी कर सकता है, उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एजेंट. यूनिवर्सल एजेंट को होते हैं सुपर पावर्स, अनलिमिटेड authority. On the basis of nature of transactions, agents are classified into 2 types: mercantile agent and non-mercantile agent. Which agent is dealing in goods? Services. Is a wife considered as an implied agent of her husband? Which means she can pledge the husband's credit for her. In 3 cases, husband will not be liable. Goods purchased are not necessaries. Husband has expressly warned the shopkeeper not to give credit to his wife, and the wife is getting expenses, मतलब amount, sufficient amount for these expenses. That time she cannot pledge her husband's credit for her necessities. सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. एजेंट के एजेंट को कहते हैं सब एजेंट वर्क्स बिलो द पावर ऑफ एन एजेंट. आपने अगर कुछ काम करने की अथॉरिटी किसी को दी है, यही अथॉरिटी आप किसी और को दे देते हो तो ये जो और कोई है उसको क्या कहते हैं? सब एजेंट. जनरल रूल कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द सब एजेंट इज नॉट allowed, but there are certain exceptions to this general rule. Principal has given consent. कुछ इमरजेंसी है, कुछ कॉन्टिजेंसी है, या तो फिर कस्टम है, ट्रेडिशन है, तब आप सब एजेंट को अपॉइंट. सब एजेंट इज आंसरेबल टू द एजेंट. Agent is answerable to the principal. But for all those contracts that the sub-agent has entered with the third party, principal is liable if sub-agent is properly appointed. And agent is liable if
agent is not properly appointed. क्या बात है, very good. Who is a substituted agent? When the principal is not in a position to appoint an agent for some other work, he tells his existing agent to appoint a agent for him, new agent for him. Such new agent appointed will be known as a substituted agent. Substituted agent works at par with the other agent. But जब ये agent ये दूसरे agent को appoint कर रहा है, he shall exercise due diligence and then appoint such a substituted agent. अगर उसने नजरअंदाजी की, ordinary prudence apply नहीं किया, then this agent will be responsible. Yes or no, guys? बट अगर उसने ऑर्डिनरी प्रूडेंस अप्लाई करते हुए किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, तो फिर वो एजेंट के एक्ट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. यस और नो गाइस? नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट. 4 ड्यूटीज जो मैं एक साथ पहले आपको पढ़ा रही हूं. सबसे पहली ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इज ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल. अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फॉलो द कस्टम्स. कस्टम्स भी नहीं है तो भी आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना. कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल एंड सीक फॉर हिज इंस्ट्रक्शंस. जो भी आपने काम किया है, ये बात आपको दिमाग में ध्यान में रखनी होगी दैट यू हैव टू वर्क एज इफ दिस इज योर ओन वर्क. यू हैव टू अप्लाई रीजनेबल केयर एंड स्किल. अगर आप नेग्लिजेंटली प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हो और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से प्रिंसिपल को नुकसान होगा, प्रिंसिपल कैन आस्क फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ द लॉसेस. एजेंट कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन अकाउंट. अपने खुद के नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकता. बट अगर उसको अपने ओन अकाउंट में डील करना है, ही हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल बाय डिस्क्लोजिंग ऑल द मटीरियल फैक्ट्स. अगर ये नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हैं या बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं. एजेंट की ड्यूटी है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. जो भी पैसा मिला है वो पैसा उसको प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा. ही हैज टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स. अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट अलाउड जनरली एंड ही हैज टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. Yes or no, guys? These were all the duties of the agent. So what are the rights of an agent? What are the rights of an agent? 3 चीजें रिसीव करने का राइट होता है एजेंट का. 1, कमीशन. 2, एडवांसेस. एंड 3, एक्सपेंसेस. अगर उसे उसका अग्रीड रेम्यूनरेशन नहीं मिला, he can also exercise lien on the property or the books that belong to the principal. Yes or no, guys? जो भी लॉफुल एक्ट उसने किए हैं while transacting the business, उसके लिए कुछ भी खर्चा उसने उठाया है, ये खर्चा भी वो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है. Yes or no, guys? अगर एजेंट ने कुछ क्रिमिनल एक्ट कर लिया, प्रिंसिपल ने नहीं कहा था, खुद उसने कर लिया है, तो एजेंट विल बी लायबल. प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल. प्रिंसिपल के कुछ एक्ट किया जो नेग्लिजेंट था, जिसके वजह से एजेंट को नुकसान हुआ, क्या एजेंट प्रिंसिपल से उसकी भरपाई ले सकता है? अरे हाँ है ना. नेक्स्ट, principal's liability for the acts of the agent. For the acts of the agent, the principal is liable. क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे कि ये कहा एजेंट ने नहीं बल्कि खुद. बट अगर हमारा एजेंट ऑथोरिटी को एक्सीड करता है, अब क्या ये ट्रांजैक्शन सेपरेबल है विद इन ऑथोरिटी, बियॉन्ड ऑथोरिटी? इफ यस, principal is only liable for those transactions which are within the authority, and agent will be liable for those transactions which are beyond the authority. Yes or no, guys? Yes. But अगर आपका ट्रांजैक्शन सेपरेबल नहीं, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के लिए एजेंट विल बी लायबल. कौन लायबल रहेगा? एजेंट विल बी लायबल. Yes or no, guys?
अगर प्रिंसिपल ने एजेंट ने ऐसी कोई एक्ट की जो उसके पावर के बियॉन्ड थी, बट प्रिंसिपल ने ऐसी कुछ हरकत की जिसके वजह से थर्ड पार्टी को ये बिलीव हो गया कि ये जो एजेंट काम कर रहा है उसका पावर प्रिंसिपल ने दिया है, तो प्रिंसिपल विल बी लायबल। यस और नो गाइस? अगर कुछ नोटिस या इंफॉर्मेशन आप एजेंट को देते हो, माना जाएगा वो नोटिस या इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल तक पहुंच गई है। अगर एजेंट ने कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया है अपने आप से, तो एजेंट पर्सनली लायबल है। प्रिंसिपल के बोलने पे तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा। यस और नो गाइस? ऐसे तो हम कहते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल जहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं है बट एजेंट इज पर्सनली लायबल। 1, if you're working for a foreign principal. 2, if you're working for an undisclosed principal. You're working for a principal who is incompetent in nature. You were a pretended agent and ratification was not done and the agent exceeded his authority. तो वो transaction के लिए कौन liable है? Agent will be liable. Yes or no guys? अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो agency that is irrevocable in nature क्या होता है? Agency coupled with interest. Very good. Agency coupled with क्या पहले आया? और उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एजेंसी क्रिएट किया, उसको क्या कहते हैं? एजेंसी कपल्ड विद। इसके ऊपर होमवर्क दिया था ना, क्या किया है होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 12 किया है ना? गुड। आपने नहीं किया होगा? नहीं मैम, आपने भी नहीं किया होगा? हमारे ऊपर मैम थोड़ा सा हम लोग अकाउंट का ही कर रहे हैं, वही बहुत है। क्यों? कल तो आपको एफएमईको का भी क्लास नहीं था ना? एफएमईको का होमवर्क नहीं होता है, अकाउंट का ही। बट क्लास भी नहीं था ना, तब कर सकते थे ना होमवर्क। मैम ऐसे नहीं होता है। क्यों? ग्रुप 1 के 8 बजे तक एफएमईको की क्लास होती है, मैं आपको 6, 6:30 बजे छोड़ देती हूँ, तो 6:30 से 8 के बीच में एक आंसर नहीं सर्व कर सकते? बच्चे ग्रुप 2 में आता है, एडवांस से एडवांस अकाउंट होता है, अकाउंट से एडवांस अकाउंट हो जाता है, तो थोड़ा एक सम को सॉल्व करने में 45 मिनट लग जाता है मैम। हमारी जिंदगी जिस तरीके से एक सम को सॉल्व करने में ऊपर से कॉस्टिंग के 25 लेक्चर है मैम, वो कंप्लीट कर अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैम तो सारे बयान नहीं कर रहा कैसे बोल सकता रोज वो 2.5 घंटे का लेक्चर रहता है, एक 2.5 घंटे का लेक्चर, और फिर थ्योरी का लेक्चर अलग से। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, ठीक है। सॉरी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। पनिशमेंट भी चलेगा। अरे हो गया, ठीक है सर, मैं बयान नहीं कर सकते। रेवोकेशन। सबसे पहली बात तो देखो, म्यूचुअल अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना था एजेंसी का, म्यूचुअल अग्रीमेंट से एजेंसी रिवोक भी हो सकता है। समटाइम्स रेवोकेशन एक पार्टी के साइड से हो सकता है। अगर प्रिंसिपल ने रिवोक किया, टर्मिनेट तो हो जाएगा एजेंसी, बट प्रिंसिपल को एजेंट को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली एजेंट भी एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है बाय रेवोकेशन, तब एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा बट एजेंट को प्रिंसिपल को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। जैसे ही बिजनेस कंप्लीट हुआ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। डेथ, insanity या insolvency भी will lead to a termination of agency. जैसे ही termination हो जाता है, what is going to happen? My dear friends, now the contract will come to an end. Yes or no, guys? अब किसी के भी कोई भी rights और duties एक दूसरे के against नहीं रहेंगे। So this is all about the Indian Contract Act 1872. एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। आई एम रिवाइजिंग दिस एक्ट फ्रॉम आवर चार्ट बुक। सबसे पहली बात तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का शॉर्ट टाइटल जो है दैट इज अ जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसका कोई, अच्छा ठीक है, ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है इसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं है, इसका कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं है। आपकी रिस्पेक्टिव एक्ट ओके जहां पे एप्लीकेबल है उसी पे भी आप समझ लो जनरल क्लॉजेस एक्ट आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। देयर इज नो सेक्शन नंबर 2 अंडर दिस एक्ट।
Okay, then we have section number 3 which talks about the definitions. There is section number 3 which talks about the definitions. सबसे पहली बात तो देखो 3 definitions है जिनका same मतलब है. Affidavit, oath and swearing. Affidavit, oath and swearing. So affidavit includes affirmation and declaration. But ये जो affirmation और declaration आप देते हो, these affirmation and declarations are in front of persons who are allowed to take your affirmations and declarations. Okay, किसी के भी सामने बोला हुआ और डिक्लेयर किया हुआ एफिडेविट नहीं माना जाएगा. तो पहली बात तो आपको कुछ फैक्ट्स डिक्लेयर करने, उसी फैक्ट्स को जो आपने डिक्लेयर किया है आपको अफर्म करना है कि जो कुछ भी मैंने ऊपर कहा है वो सच है, वो सच के अलावा कुछ नहीं है. और ये डिक्लेरेशंस और अफर्मेशंस जो आपने लिए हैं should be in front of people who are allowed to do the same. This is known as an affidavit. Also, same definition is for the word oath and also swearing. Affidavit की जहां तक बात है, affidavit also acts as a proof in the court of law. CG, who is the CG? अब before the constitution was made, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले CG was the गवर्नर जनरल and it includes the chief commissioner. और अगर किसी काम के लिए गवर्नर जनरल ने अपना पावर डेलीगेट किया था टू अ गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, तो उस समय के लिए हम मानेंगे, उस काम के लिए हम मानेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस को एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात है, हमारा पार्लियामेंट और ये सारा सिस्टम बन गया, तो हम इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को मानेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑल्सो इंक्लूड्स द चीफ कमिश्नर. और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काम करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी हम मानेंगे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जहां तक इंडिया की यूनियन टेरिटरीज की बात है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर को माना जाएगा एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो कमेंसमेंट. कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंसमेंट मीन्स कमिंग इनटू फोर्स. ऐसा हो सकता है कि एक्ट बनी है किसी दिन पे बट एनफोर्समेंट में आई है किसी और दिन पे. वॉट इज रेलिवेंट फॉर अस इज द डे ऑन विच इट इज गेटिंग कमेंस्ड. जिस दिन से वो एनफोर्समेंट में आ रही है. एक ही मिनट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट. सुनो ना मेरी बात. अब देखो, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर दैट हैज बीन रिटन और इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड और इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस. तो बेसिकली आप समझने की कोशिश करो, डॉक्यूमेंट कैन नेवर बी ओरल. अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूं, कुछ तो सब्सटेंस पे आपने या तो कुछ लिखा है, कुछ ड्रॉ किया है, कुछ फिगर्स है, कुछ डायग्राम्स है, कुछ तो है ऑन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ सब्सटेंस. सो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग. इट कैन नॉट बी मेड ओरली. और यही डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी मैटर दैट इज इन राइटिंग and it also includes written
either in the form of letters, figures, or one or more of such modes, which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording. So usually any document that is in writing is used for the purpose of recording or for further reference. So this is an inclusive definition of the word document. Good faith. आप अक्षय कुमार को याद कीजिए और अनुराधा जी को याद कीजिए, तो गुड फंड जो है, गुड फंड में बोल चिट फंड इससे बोला, इसलिए गुड फेथ की जब बात है, गुड फेथ, good faith, basically anything that you have done honestly, anything that you have done honestly, whether negligently or not, does not really make a difference, will be considered to have been done in good faith. So basically आपने साफ दिल से अगर कुछ काम किया है, माना जाएगा आपका फेथ गुड है. ये एक्ट कहती है इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस वेदर द एक्ट वाज डन केयरलेसली और विथ केयर. तो इवन इफ यू डिड द एक्ट नेग्लिजेंटली, बट इफ यू डिड इट ऑनेस्टली, it will be considered that your faith was good. Next, financial year and calendar year. Financial year is the year. देखो जब कभी मैं year कहती हूँ ना, it means 12 months. And this year will start from the 1st of April. And obviously 12 months कब complete हो गए? 31st of March. Calendar year is the British calendar year. मतलब वो शुरू होगा 1st of January and it will end on the 31st of December. Month will always be according to the British calendar year. Yes or no, guys? Okay. Next, a person. So a person shall include a company. It shall also include an association of persons. It also includes a body of individuals, whether incorporated or not. So partnership firm is also a person according to the General Clauses Act. हो सकता है किसी दूसरी एक्ट में नहीं कंसिडर किया गया होगा, बट जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन तो आप तभी रिफर करते हो जब आपके स्पेसिफिक एक्ट में उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया है. हो सकता है पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, पर्सन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में अलग है, पर्सन की डेफिनेशन जीसीए में अलग है. बट जीसीए की डेफिनेशन आप तभी रिफर करते हो जब आपकी रिस्पेक्टिव एक्ट उस वर्ड को डिफाइन नहीं करती है. तो जीसीए के हिसाब से अ पर्सन मीन्स अ कंपनी और एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी शल इंक्लूड लैंड. इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. तो लैंड को तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी. इनफैक्ट एनी बेनिफिट दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे कि कोई वेल, कोई माइन, it's a benefit that is arising out of land. Things that are attached to the earth, trees, will be considered as immovable property. तो timber tree is immovable property. But अगर आपने timber tree को cut कर दिया है, उसके timber को अब आप बेच रहे हो, then timber will be considered as a movable property. And anything that is permanently fastened to anything attached to the earth. आपने ट्री हाउस बनाया, बिल्डिंग बनाया, ब्रिज बनाया, डैम बनाया, all these things will also be considered as an immovable property. Yes or no, guys? Anything that is not an immovable property is considered as a movable property. These were some of the important definitions under the General Clauses Act. उसके अलावा अब हम जा रहे हैं टू द सेक्शंस, स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 5 विच टॉक्स अबाउट कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट. एनैक्टमेंट मतलब एन एक्ट. कोई भी एक्ट एनफोर्समेंट में कब आएगी? तो देखो, यूजुअली एक्ट्स आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. इसी ऑफिशियल गैजेट में जब हम नोटिफिकेशन इशू करते हैं, इसी नोटिफिकेशन में हम लिखते हैं कौन सा होगा वो दिन जिस दिन ये एक्ट एनफोर्स होगी. अगर आपने नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है, अगर आपने नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में जिस दिन एक्ट बनी है उसी दिन से माना जाएगा कि आपकी एक्ट एनफोर्समेंट में आई है.
दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया है या जिस दिन गवर्नर जनरल ने अपना कंसेंट दिया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, माना जाएगा उस दिन से हमारी एक्ट एनफोर्स हो चुकी है. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ रिपील. किस बारे में बात करता है? इफेक्ट ऑफ रिपील. रिपील और डिलीशन दोनों सेम है या अलग अलग है? जब हम रिपील की बात करते हैं, रिपील का मतलब होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना. ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो कानून कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था. बट जब कभी भी मैं बात करती हूँ अबाउट अ डिलीशन ऑलवेज हैज अ पर्सपेक्टिव इफेक्ट, whereas रिपील हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अब भले ही आपने किसी कानून को रिपील कर दिया है, जड़ से उखाड़ के आपने उसको फेंक दिया है, बट फिर भी लॉ मेकर कहते हैं योर रिपील इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स. योर रिपील इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट कहता है आपने कोई भी लिटिगेशन अगर शुरू किया है किसी के अगेंस्ट, सही या गलत, it's not going to affect any punishment, it is not going to affect any claim, it's not going to affect the prior management, and it is not going to revive anything that was not enforced. वापस से सुन लो मेरी बात. पहले तो हमने कह दिया रिपील करना मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना. ऐसा मानेंगे जैसे कि ये कानून कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था इन द आईज ऑफ लॉ. बट जहाँ पे एक साइड पे हमने इस बारे में चर्चा की है, दूसरे साइड पे हम कह रहे हैं 5 चीजें अफेक्ट नहीं होती है इन केस ऑफ अ रिपील. 5 चीजें अफेक्ट नहीं होती है इन केस ऑफ अ रिपील. 1, प्रायर मैनेजमेंट, एनी क्लेम्स, एनी पनिशमेंट, एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, एंड लास्टली इज इट इज नॉट गोइंग टू रिवाइव एनीथिंग दैट वाज नॉट एनफोर्स्ड. सेक्शन 6A कहता है repeal of an act making a textual amendment in the act or regulation. कभी कभार अमेंडमेंट एक्ट आती है, अरे हाँ या ना. इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या होता है? कुछ एडिशन, कुछ डिलीशन, कुछ सब्स्टिट्यूशंस, कुछ मतलब अल्ट्रेशन. अमेंडमेंट्स मतलब क्या? अमेंडमेंट्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, डिलीशंस और सब्स्टिट्यूशन. जैसे अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपने आपका अमेंडमेंट कर लिया है, एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, माना जाएगा ये अमेंडमेंट एक्ट रिपील हो चुका है. अब रिपील एक्ट क्या रिवाइव की जा सकती है? हाँ, रिपील एक्ट रिवाइव की जा सकती है, बट उसके लिए हमने कहा है आपको जब आप रिपील एक्ट को रिवाइव करते हो, जिस नोटिफिकेशन के द्वारा आप रिपील एक्ट को रिवाइव करते हो, उसी नोटिफिकेशन में आपको रीजंस भी लिखने पड़ेंगे क्यों आपने रिपील एक्ट को वापस से रिवाइव किया है. हाँ या ना? सेक्शन 8 कहता है अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग कानून में ऐसे कोई एक्ट का रेफरेंस दिया है जो रिपील हो चुका है और ये रिपील्ड एक्ट के बदले में आपने कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो हम ऐसा मानेंगे जैसे रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस नहीं है, रिपील्ड एक्ट के बदले में जो नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसी का रेफरेंस आपने दिया है. जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है कंपनीज एक्ट 1956, हम ऐसा मानेंगे कंपनीज एक्ट 1956 नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 लिखा गया है. हाँ है ना? कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन. ओके, कोई भी प्रोविजन में अगर फ्रॉम और टू इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, we are going to exclude the first day in the series and we are going to include the last day in the series. Section number 10, computation of time. अगर कभी ऐसा हुआ है, कोई सेक्शन में दिया गया है इस समय तक आप कोर्ट में जा सकते हो, जैसे कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ है, आप कंप्लेन इन राइटिंग कर सकते हो विद इन 1 month इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये 1 month का जो लास्ट डे था उस दिन कोर्ट बंद था. जिस दिन कोर्ट खुला है, नेक्स्ट इमीडिएट डे ऑन विच द कोर्ट ओपन्स,
उस दिन भी अगर आप इस कंप्लेन को फाइल करोगे तो आपका कंप्लेन कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. Section 11, measurement of distance. So distance is measured in a straight line on a horizontal plane. Duty will always be calculated on a pro rata basis. And section 13 जो और एक important section है जो कहता है masculine gender will include the females and vice versa, and singular shall include the plural and vice versa. Yes or no guys? Next 30 तक है sections. आधा हुआ है जनरल क्लासेस एक्ट. पता नहीं वो किसके ख्यालों में है, किसके ख्यालों में है. वही गाना फिसल गया ऋतिक रोशन का, इधर चला मैं उधर चला. एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रही हूँ. चलो जो भी है बेटा सब एग्जामिनेशन के बाद अभी, ठीक है. हाँ एग्जैक्टली. चलो सेक्शन नंबर 14, पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. कोई भी एक्ट के तहत अगर आपको पावर मिला है तो दिस इज नॉट अ वन टाइम पावर. This power can be exercised from time to time till the time it is not again taken from you. Yes or no guys? So it's a general power. It's not a one time power. Power to appoint also to include power to appoint ex officio. In officio लिखा है वहां पे, ex officio कर दियो, ठीक है. So if we want to appoint a particular person, we can appoint him either by name or by virtue of his office. Virtue of his office मतलब ex officio. जैसे हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है, ओके, प्राइम मिनिस्टर वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, उनके ये राइट्स और उनकी ये ड्यूटीज. या तो फिर हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के ये राइट्स है और नरेंद्र मोदी जी के ये ड्यूटीज है. तो हम जब कभी भी किसी को पावर देते हैं, हम ये पावर देते हैं ईदर बाय हिज नेम और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, एक्स ऑफिशियो. पावर टू अपॉइंट शैल आल्सो इंक्लूड पावर टू सस्पेंड. जो ऑथोरिटी ने आपको अपॉइंट किया था, इनहेरेंटली उसी ऑथोरिटी के पास आपको निकालने का भी, सस्पेंड करने का भी पावर होता है. सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज. अब सुनो मेरी बात, कोई भी ऑफिशियल टाइटल में अगर कुछ फंक्शंस के बारे में बताया गया, फंक्शंस मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज, ओके, एनसीएलटी के ये फंक्शंस हैं, एनसीएलटी के ये फंक्शंस है. तो एनसीएलटी के पैनल में जो भी लोग आते हैं सभी को इंडिविजुअली ये सारे पावर्स है, ये सारी ड्यूटीज है, ये सारे राइट्स है. हम इंडिविजुअली हर एक पर्सन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे. ऑफिशियल टाइटल के बारे में बता दिया कि ऑफिशियल टाइटल के ये फंक्शंस है, मतलब ही उस बॉडी को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उन्हीं के ये सारे फंक्शंस है, हो कि नहीं. सक्सेसर्स के बारे में क्या बताया गया है. अगर कोई पर्सन आपकी जगह लेता है, अगर कोई पर्सन आपकी जगह लेता है तो ऐसे केस में जो भी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आपको एप्लीकेबल थे वो आपके सक्सेसर को भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. ऑफिशियल चीफ एंड सब ऑर्डिनेट, ये पॉइंट कहता है कि अगर हमारे सुपीरियर ने, हाँ सुपीरियर मतलब सीनियर ने, अपना कुछ काम करने का पावर जूनियर को डेलीगेट किया है, मतलब उसके सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया है, तो ऐसा माना जाएगा जिसने उसने सुपीरियर की जगह ले ली है. और जो सारे काम सुपीरियर कर सकता था, अब वो सारे काम हमारा सबऑर्डिनेट भी कर सकता है.
जैसे कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बात की थी, उसने अगर अपना पावर एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट किया है, अब ये एक्टिंग डीएम भी वो सारे काम कर सकता है जो हमारा डीएम साहब कर सकते थे. यस और नो गाइस? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 20. कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स इशूड अंडर एनैक्टमेंट्स. कोई भी ऑर्डर में, नोटिफिकेशन में, रूल में, बायलॉ में अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इन शब्दों को इंटरप्रेट करने के लिए एक्ट में जो वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, वही डेफिनेशन को हम इन रूल्स में, बायलॉज में, नोटिफिकेशंस में, सर्कुलर में भी उन्हीं शब्दों को उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे. तो कंपनीज एक्ट के जो रूल्स है, उस रूल्स में सपोज वर्ड इस्तेमाल किया गया है डिबेंचर्स, सपोज वर्ड इस्तेमाल किया गया है की मैनेजरल पर्सन, क्या ये शब्दों का वही मतलब होगा जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है? यस. ये कहां से आपने समझा है? सेक्शन नंबर 20 से. अरे हो कि नहीं? सेक्शन नंबर 21. जो अथॉरिटी के पास पावर है कुछ तो बोल रहा है एक किस, तो मैं वही बोल रही हूँ, उसका जोन ही अलग चले गया है. इतने सीरियस लेवल पे मैं डिस्कशन कर रही थी, हाँ ना, उधर ही अटक गया उसका दिमाग. मतलब बिल्कुल मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं बराबर से 21 बोला, मैंने चालू भी कर दिया एक्सप्लेनेशन. 21 अकेले, इसीलिए उधर कोने में बैठा था. लेके आ जा भाई क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ओके. सेक्शन नंबर 21 ये बोलता है कि अगर आपके पास पावर है कोई रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर इशू करने का, आपके पास ये भी पावर है उसी रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन को अमेंड करने का. जिस अथॉरिटी के पास इशू करने का पावर होता है, उसी अथॉरिटी के पास उसको ऐड करने का, अमेंड करने का, डिलीट करने का भी पावर होता है. सेक्शन नंबर 22. एक्ट बन गई है, एक्ट बन गई, बट एक्ट अभी तक कमेंस नहीं हुई है. एक्ट बन गई है बट एक्ट अभी तक कमेंस नहीं हुई है. ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है, कैन वी मेक द रूल्स एसोसिएटेड विद द एक्ट? यस. एक्ट बनने के बाद आप रूल्स बनाना शुरू कर सकते हो, बट जब तक एक्ट कमेंस नहीं होती है, आपके रूल्स भी कमेंस नहीं हो सकते हैं. यस और नो गाइस? अब सवाल ये उठता है, रूल्स बनेंगे कैसे? सेक्शन नंबर 23 इस बारे में बात करता है. अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी जो है, अगर उसको लगता है दैट इट्स नेसेसरी टू मेक रूल्स, या तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ऑर्डर पास किया था रूल्स बनाने के लिए, तब वो ड्राफ्ट रूल्स बनाना शुरू कर देगा. यही ड्राफ्ट रूल्स जिन जिन लोग अफेक्ट होते हैं उनको वो नोटिफिकेशन के द्वारा इशू करेगा. ये लोग अगर कुछ ऑब्जेक्शंस है तो ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे. अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुए हैं तो यही रूल्स फाइनल माने जाएंगे और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होके एप्लीकेबल हो जाएंगे. बट अगर कुछ ऑब्जेक्शंस रिसीव हुए, द ड्राफ्ट रूल्स विल बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली, and then my dear friends, what will happen is, yes, the final rules will be made which will be issued and applicable to the public at large. रिपील्ड एक्ट को हम रिवाइव कर सकते हैं, सही है गलत? तो जैसे ही रिपील्ड एक्ट रिवाइव होती है, उससे एसोसिएटेड सारे रूल्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स भी रिवाइव हो जाते हैं. दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 24. हाँ या ना? और लास्ट बंच बचा है, आई थिंक द लास्ट 6 सेक्शंस. सेक्शन 25, रिकवरी ऑफ फाइन्स.
कोई भी एक्ट में अगर बताया गया है फाइन लगा है, पेनल्टी लगा है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फाइन है ये आप रिकवर कैसे करोगे? उसी प्रोसीजर से रिकवर करोगे जो दिया गया है 63 से 70 अंडर द आईपीसी। ओके, तो जेंडर क्लॉजेस एक्ट ने भी दूसरे एक्ट का रेफरेंस दिया है, ठीक है। 26 ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ कांड किया है and this count is an offense under 2 or more acts. Will you be punished under both the acts? You will only be punished under a single act. Yes or no guys? और कौन से एक्ट में आप पनिश होगे वो जज साहब खुद डिसाइड हो करेगा. यूजुअली इट्स द मोर सिवियर वन, बट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस द कोर्ट ऑफ लॉ itself decides कि कौन से एक्ट के अंदर आपको पनिश किया जाएगा. बट दिस इज फॉर श्योर सेम ऑफेंस के लिए यू विल नेवर बी पनिश्ड अंडर 2 एक्ट्स. यस और नो गाइज? 27 भी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट. अब देखो, अगर किसी एक्ट में लिखा गया है कि पोस्ट से आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, सर्व करना है, सर्विस करनी है किसी डॉक्यूमेंट की पोस्ट से, तो कब माना जाएगा प्रॉपरली पोस्ट किया गया है? 1, इट इज प्रॉपरली एड्रेस्ड. 2, प्री पेइंग द एनवलप. एंड 3, इट इज पोस्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट. तो ही माना जाएगा आपका सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपरली किया गया है. अगर आपके एक्ट में लिखा गया है इस डॉक्यूमेंट को आपको हमें देना होगा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेज सकते. तब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से ही भेजना पड़ेगा. हाँ या ना? कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, रेसिपिएंट ने कलेक्ट नहीं किया है, डॉक्यूमेंट वापस आ चुका है, क्या ये सर्विस ऑफ पोस्ट वैलिड है? वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने जानबूझ के लैंडलॉर्ड के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो जानता था उस नोटिस में रेंट देने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है. तब ऐसे केस में उसने एक्सेप्ट नहीं किया इन इट सेल्फ, अमर सुनना, इज अ प्रूफ दैट ही गॉट द डॉक्यूमेंट. ओके, citation of enactments. एक मिनट. हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ? चेक. सेक्शन नंबर 28 टॉक्स अबाउट साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट्स. ये पॉइंट ये कहता है कोई भी एक्ट को अगर आपको बुलाना है आप उसका पूरा नाम पुकार के बुला सकते हो. जैसे कि द इनकम टैक्स एक्ट 1956. क्या हो रहा है मेरे को यार? 1961. 1956 क्यों बोला पता है क्या? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956. बट मेरे को खुद को रियलाइज हो गया.
डिस्टर्ब हो रही है यार इसके वजह से. हाँ ना. सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यार मुझे. वो वाले बच्चे भी डिस्टर्ब करके गए. ये तो आशिक. देवदास. और कुछ नहीं, बस इतना ही काफी है भाई. वो ही बहुत हो गया हमारे लिए. तो अगर आप चाहते हो कोई भी नाम को आप पुकार सकते हो बाय इट्स फुल नेम, जैसे कि द इनकम टैक्स एक्ट 1961. अगर आप चाहते हो आप अब्रीविएटेड फॉर्म भी ले सकते हो, जैसे कि आईटी एक्ट. बट अब देखो, अगर आईटी एक्ट आपको लगता है, कोई लोग सोचेगा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, तो आप क्या कर सकते हो, आईटी एक्ट के साथ साथ द ईयर इन विच इट केम इनटू एनफोर्समेंट कैन ऑल्सो बी एडेड, लाइक आईटी एक्ट 2000 या आईटी एक्ट 1961. तो आपके पास ये सारी लिबर्टी है. 29, सेविंग फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज. ऐसा हो सकता है ये एक्ट आने के पहले दूसरी एक्ट आई है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो भले ही जनरल क्लॉसेस एक्ट इन एक्ट्स के बाद में आई है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अब आज के बाद ये सारे इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो जनरल रूल्स है, अब आप उन एक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो. और ऑफ कोर्स ये एक्ट आने के बाद जो भी एक्ट है उनमें तो ये जनरल क्लॉसेस एक्ट के सारे प्रोविजंस तो एप्लीकेबल होते ही है. एंड द लास्ट पॉइंट सेज एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑफ ऑर्डिनेंसेस. एक्ट का जैसा इफेक्ट होता है वैसा ही इफेक्ट ऑर्डिनेंसेस का भी होता है. ऑर्डिनेंस में सिर्फ इतना फर्क होता है, हम ड्राफ्ट बनाते हैं एंड डायरेक्टली वी गो टू द प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमीडिएट बेसिस पे हमें ये कानून बनाना ज़रूरी है. तो हम ड्राफ्ट बनाते हैं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट का कंसेंट ले लेते हैं, एंड वंस द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन, फिर हम हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का अप्रूवल लेते हैं. उस बीच के लिए माना जाएगा दैट इट इज़ एन ऑर्डिनेंस. एक्ट के जैसे इफेक्ट्स होते हैं वैसे ही इफेक्ट जो होता है वो ऑर्डिनेंस का भी होता है. So this is all about the General Clauses Act 1897. हाँ या ना? एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. चलो, ओके.